यह सच है कि भारत सरकार चाह कर भी राम मंदिर ट्रस्ट के किसी सदस्य को नहीं हटा सकती? जिस ट्रस्ट ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर का निर्माण कराया, वह सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। क्या वजह है कि आरटीआई भी इस ट्रस्ट पर लागू नहीं होती? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी वे ट्रस्ट के सदस्य बने रह सकते हैं? 6 जुलाई की बैठक आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? इस बैठक में कौन फैसला करेगा? किसके पास वोट देने का अधिकार है और किसके पास नहीं? क्या सरकार के अधिकारी सिर्फ बैठक में बैठ सकते हैं या फैसला भी कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब ट्रस्ट के भीतर शक्ति संतुलन बदलने वाला है? उधर पूर्व भाजपा सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे विनय काटियार ने ऐसे दावे किए हैं जिनसे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आगे चलकर कुछ बड़े चेहरे कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत का भी दावा किया। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम किसी एक बयान का किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। हम दस्तावेजों, नियमों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ट्रस्ट की संरचना और कानून के आधार पर समझेंगे कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट की असली ताकत किसके पास है। क्या सरकार वास्तव में कुछ कर सकती है या सब कुछ ट्रस्ट के अंदर ही तय होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, 6 जुलाई की बैठक से पूरे देश की निगाहें आखिर क्यों जुड़ी हुई हैं? दोस्तों, यह वीडियो केवल खबर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, दशकों तक चले आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का परिणाम है। इसी कारण जब मंदिर परिसर में चढ़ावे और दान को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए तो मामला केवल प्रशासनिक नहीं रहा बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ गया। इसी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने अपने पद छोड़ने की पेशकश की। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ट्रस्ट की सदस्यता छोड़ने की बात नहीं थी बल्कि अपने प्रशासनिक पदों से हटने की पेशकश थी। यहीं से पूरे विवाद ने नया मोड़ लिया। देश भर में सवाल उठने लगे, क्या अब सरकार कार्रवाई करेगी? क्या केंद्र सरकार इन दोनों को हटा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई आदेश जारी कर सकती है? क्या अदालत सीधे हस्तक्षेप कर सकती है? या फिर इनमें से कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट आखिर बना कैसे था। 9 नवंबर 2019 भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, लेकिन कोर्ट ने केवल जमीन देने का आदेश नहीं दिया। उसने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और भविष्य के संचालन की जिम्मेदारी को संभाले। यानी सरकार खुद मंदिर नहीं चलाएगी बल्कि एक अलग ट्रस्ट बनाया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। इसके बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। यहीं से शुरू होती है आज की पूरी कहानी, क्योंकि यही वह कानूनी ढांचा है जो आज पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर ट्रस्ट को स्वतंत्र क्यों बनाया गया? सरकार चाहती तो मंदिर को किसी सरकारी बोर्ड के अधीन भी रखा जा सकता था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका कारण समझना बेहद जरूरी है। भारत में कई धार्मिक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में हैं। कई मंदिर राज्य सरकारों के अधीन भी संचालित होते हैं, लेकिन राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्यवस्था बनाई। उद्देश्य यह था कि मंदिर का धार्मिक और प्रशासनिक संचालन राजनीतिक बदलावों से प्रभावित न हो। यानी सरकारें बदले, मुख्यमंत्री बदले, केंद्र में नई सरकार आए जाए, लेकिन मंदिर का प्रबंधन उसी ट्रस्ट के हाथों में बना रहे जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि आज जब लोग पूछ रहे हैं सरकार चंपत राय को क्यों नहीं हटा रही, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार के पास वैसी शक्ति है भी या नहीं। और यही से शुरू होता है पूरा कानूनी विवाद। आज देश 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक पक्ष कह रहा है अगर आरोप लगे हैं तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं दूसरा पक्ष का कहना है जब तक जांच पूरी न हो तब तक किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यहीं पर लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। आरोप और अपराध में अंतर होता है। यदि किसी पर आरोप लगते हैं तो उनकी जांच होना जरूरी है, लेकिन केवल आरोप लग जाने भर से किसी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जांच, ट्रस्ट के नियम और कानूनी प्रक्रिया तीनों को साथ लेकर देखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर सरकार के पास शक्ति नहीं है तो आखिर शक्ति है किसके पास?
ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं, किसके पास वोट देने का अधिकार है, सरकारी अधिकारी बैठक में क्या भूमिका निभाते हैं और आखिर 6 जुलाई की बैठक का गणित क्या कहता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रस्ट स्वतंत्र है तो क्या इसका मतलब यह है कि इस पर किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं? क्या सरकार चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती? क्या अदालत भी ट्रस्ट के हर फैसले में दखल नहीं दे सकती? और आखिर ट्रस्ट के भीतर फैसला होता कैसे है? आइए अब इन सवालों के जवाब नियमों और व्यवस्था के आधार पर समझते हैं। पहले समझते हैं कि सरकार और ट्रस्ट के बीच संबंध क्या है। दोस्तों, जब भी किसी बड़े धार्मिक संस्थान का नाम आता है तो आम लोगों के मन में यह धारणा बन जाती है कि उसका संचालन सरकार करती होगी। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट का मामला अलग है। इस ट्रस्ट की स्थापना केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए की थी, लेकिन स्थापना के बाद इसका रोजमर्रा का संचालन सरकार के हाथ में नहीं रहा। यानी ट्रस्ट बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट चलाना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। यही अंतर पूरे विवाद की जड़ है। इसलिए यदि ट्रस्ट के भीतर कोई प्रशासनिक फैसला लेना है, किसी पदाधिकारी को बदलना है या नई व्यवस्था बनानी है तो उसका निर्णय ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ही होगा। तो क्या सरकार ट्रस्ट के सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकती? यही वह सवाल है जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा है कि अगर विवाद हो गया है तो सरकार सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करती? लेकिन उपलब्ध नियमों और सार्वजनिक जानकारी के अनुसार ट्रस्ट एक स्वशासित संस्था है। इसका मतलब यह है कि सरकार ट्रस्ट के रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसले नहीं लेती। यही कारण है कि यह कहा जा रहा है कि केंद्र या उत्तर प्रदेश सरकार के पास सीधे किसी अस्थायी ट्रस्टी को हटाने की शक्ति ही नहीं है। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि किसी मामले में कोई आपराधिक आरोप सिद्ध हो जाए तो कानून लागू नहीं होगा। यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जांच एजेंसियों को अपराध के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम करेगा। यानी प्रशासनिक पद और कानूनी जवाबदेही दो अलग अलग बातें हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। बहुत से लोगों ने यह मान लिया कि अगर सरकार किसी को नहीं हटा सकती तो शायद उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। लेकिन यह समझना जरूरी है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर किसी निजी संस्था का निदेशक सरकार नियुक्त नहीं करती, लेकिन यदि वह किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो अदालत और जांच एजेंसियां कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। इसलिए ट्रस्ट का स्वतंत्र होना और कानून से ऊपर होना दोनों अलग बातें हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। एक आरटीआई आवेदन के जरिए ट्रस्ट से जुड़े जन सूचना अधिकारियों की जानकारी मांगी गई। इसके बाद सवाल उठा कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई कानून के दायरे में आता है? यही प्रश्न आगे चलकर केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा। यह मामला केवल सूचना का नहीं था। असल सवाल यह था कि क्या ट्रस्ट को पब्लिक अथॉरिटी माना जाए या फिर नहीं। यदि माना जाता तो कई प्रशासनिक जानकारियां आरटीआई के जरिए मांगी जा सकती थी। यदि नहीं माना जाता तो आरटीआई लागू नहीं होती। गृह मंत्रालय की ओर से यह पक्ष रखा गया कि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है, इसे सरकार से नियमित प्रशासनिक नियंत्रण या सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। इसी आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग ने उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रस्ट आरटीआई अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। यानी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ट्रस्ट पर सीधे आरटीआई लागू नहीं होती। यही से लोगों के बीच धारणा बनी कि ट्रस्ट पूरी तरह सरकार से अलग है। लेकिन क्या इसका मतलब जवाबदेही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यह बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आरटीआई लागू न होने का अर्थ यह नहीं कि किसी संस्था के कामकाज पर कभी सवाल ही नहीं उठ सकते। यदि किसी वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक गड़बड़ी या किसी संभावित अपराध के आरोप सामने आते हैं तो उनकी जांच संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकती है। यानी आरटीआई एक जवाबदेही का माध्यम है, लेकिन जवाबदेही का केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। अब बात करते हैं 6 जुलाई की बैठक की। पूरे देश की नजर इस बैठक पर है, इसलिए क्योंकि यहीं पर चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा अपने प्रशासनिक पदों से दिए गए इस्तीफे पर विचार होना है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना होगा। यह बैठक किसी सरकारी मंत्रालय की बैठक नहीं है, न ही इसमें सरकार अंतिम आदेश जारी करेगी। यह ट्रस्ट की आंतरिक बैठक है, जहाँ ट्रस्ट के नियमों के अनुसार चर्चा और निर्णय की प्रक्रिया चलेगी। यानी यदि कोई फैसला होगा तो वह ट्रस्ट के भीतर तय प्रक्रिया के अनुसार होगा। कई लोगों को लगता है कि यदि किसी पदाधिकारी का इस्तीफा स्वीकार हो गया तो ट्रस्ट से भी बाहर हो जाएगा, लेकिन उपलब्ध नियमों के अनुसार महासचिव का पद छोड़ना और ट्रस्ट की अस्थायी सदस्यता छोड़ना दो अलग अलग बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पद से हटता है तो वह परिस्थितियों के अनुसार ट्रस्ट का अस्थायी सदस्य बना रह सकता है। यही वजह है कि 6 जुलाई की बैठक केवल 2 व्यक्तियों के भविष्य का फैसला नहीं करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि आगे ट्रस्ट की प्रशासनिक जिम्मेदारियां किसके हाथों में जाएंगी।
दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अस्थायी और पदेन दोनों तरह के सदस्य शामिल हैं। अस्थायी सदस्य वे हैं जिन्हें ट्रस्ट के मूल निर्णयों में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। यही सदस्य ट्रस्ट की दिशा तय करते हैं। यही नए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं और बड़े प्रशासनिक फैसलों पर अंतिम राय रखते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। चंपत राय महासचिव, डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्टी, गोविंद गिरी महाराज कोषाध्यक्ष, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज, महंत दिनेन्द्र दास, कृष्ण मोहन, कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद शामिल किए गए सदस्य ये अभी सदस्य हैं। अयोध्या राज परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद उनका स्थान अभी तक भरा नहीं गया है, यानी ट्रस्ट की मूल संरचना में एक महत्वपूर्ण सीट अभी खाली है। ट्रस्ट में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अयोध्या के जिलाधिकारी और निर्माण समिति से जुड़े पदाधिकारी। लेकिन इसके पास मतदान का अधिकार नहीं है। वे बैठक में शामिल तो हो सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अस्थायी ट्रस्टियों के वोट से ही तय होगा। यहीं से धारणा मजबूत हुई कि ट्रस्ट की असली कमान अस्थायी सदस्यों के हाथ में है। मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर फैसला होना है, तो सवाल उठता है कि वोट देंगे कितने लोग। स्थिति कुछ इस तरह समझी जा रही है। सदस्यों की संख्या कुल मान लीजिए 10 है, एक पद खाली है और सक्रिय अस्थायी सदस्य हो गए 9। यहाँ एक और पेच है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब बताई जा रही है और उनके बैठक में शामिल होने को लेकर अनिश्चितता है। यदि वे उपस्थित नहीं होते तो सक्रिय मतदान करने वालों की संख्या और कम हो सकती है। यही कारण है कि इस बैठक को साधारण बैठक नहीं माना जा रहा। सवाल यह भी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा क्या वोट कर पाएंगे, क्योंकि जिनके इस्तीफे पर चर्चा होनी है वे अभी भी ट्रस्ट के अस्थायी सदस्य माने जा रहे हैं। इसलिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे बैठक में शामिल हो सकते हैं और प्रक्रिया का हिस्सा बने रह सकते हैं जब तक कि ट्रस्ट के नियमों के तहत उनकी स्थिति में कोई औपचारिक बदलाव न हो। यानी जिनके भविष्य पर चर्चा होनी है वे स्वयं भी ट्रस्ट की संरचना का हिस्सा बने हुए हैं। कई रिपोर्टों और ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अस्थायी सदस्य को हटाने का स्पष्ट प्रावधान सीमित या अस्पष्ट है, जबकि इस्तीफा देना एक स्पष्ट रास्ता माना जाता है। हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति ट्रस्ट के आधिकारिक दस्तावेजों और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। अब सवाल कि ट्रस्ट में नया सदस्य कैसे आता है। कोई नया व्यक्ति सीधे सरकार नहीं भेज सकती। उसे शामिल करने के लिए मौजूदा अस्थायी ट्रस्टियों की मंजूरी आवश्यक होती है। यानी ट्रस्ट अपने भीतर नए सदस्य चुनने की शक्ति भी काफी हद तक स्वयं रखता है। अब बात करते हैं आमंत्रित सदस्यों की भूमिका की। बैठकों में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं, जिनमें संघ और विहिप से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल बताए जाते हैं। वे चर्चा में भाग ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यानी अगर पूरे ढांचे को सरल भाषा में समझे तो तस्वीर कुछ ऐसे बनती है। सरकार ट्रस्ट के रोजमर्रा के फैसले नहीं लेती, सरकारी अधिकारी मौजूद हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। असली निर्णय अस्थायी ट्रस्टियों के हाथ में है। नए सदस्य जोड़ने की शक्ति भी मुख्यतः ट्रस्ट के भीतर है। 6 जुलाई की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यही प्रशासनिक नेतृत्व की अगली दिशा तय कर सकती है। अब बात करते हैं विनय कटियार की। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कहा कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने किन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, पीएम मोदी से बातचीत वाले दावे का क्या महत्व है और कानूनी रूप से इन बयानों को कैसे देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में आगे चलकर कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण कार्य से जुड़े एक पदाधिकारी का नाम लेते हुए भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर इस मामले के बारे में पूछा है। दोस्तों, राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यह मंदिर प्रबंधन से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से व्यापक होता है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर मीडिया, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और आम श्रद्धालु सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इतनी संवेदनशील स्थिति में तथ्यों और अफवाहों के बीच अंतर करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो जाता है। इस समय सबकी नजरें 3 बातों पर टिकी हुई है। पहली, 6 जुलाई की बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। दूसरी, यदि किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच चल रही है तो उसके निष्कर्ष क्या आते हैं। और तीसरी, क्या ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव करता है या नहीं।
इन तीनों सवालों के जवाब आने वाले समय में इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकते हैं। दोस्तों, राम मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भव्य मंदिर नहीं है, यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा, त्याग और दशकों के लंबे संघर्ष का प्रतीक है। ऐसी किसी भी संस्था पर जब सवाल उठते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि सच सामने आए। यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। यदि आरोप गलत है तो संबंधित लोगों का पक्ष भी सामने आए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई भी हो। यही न्याय का रास्ता है और यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहचान भी है। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 6 जुलाई की बैठक के बाद जो भी आधिकारिक निर्णय सामने आएंगे वही इस मामले की अगली दिशा तय करेंगे। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और जांच के परिणामों का इंतजार करना ही सबसे जिम्मेदार रवैया होगा। दोस्तों, आपकी नज़र में धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बीच बेहतर संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है या भविष्य में कुछ सुधारों की आवश्यकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह विस्तृत और तथ्याधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।